Good morning, everyone. In the last video, I explained the legal provisions of the new return filing system. This video is specifically to understand the new return filing system procedures in a simplified way. इसको बहुत ही simplified तरीके से समझेंगे. Before starting the presentation of the meeting, let me explain. Till December 2020, you were filing GSTR 1 either quarterly or monthly, but GSTR 3B you were filing every month. In the new scheme, GSTR 1 as well as GSTR 3B you can file quarterly. तो जिस क्वार्टर के लिए हम लोग फाइल कर रहे हैं उसके बाद के महीने की 22 तारीख या 24 तारीख तक यू कैन फाइल GSTR 3B, बट द पेमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एवरी मंथ. जिस महीने का पेमेंट हम कर रहे हैं उसके बाद के महीने की 25 तारीख तक अप टू 25th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग्स इन डिटेल थ्रू प्रेजेंटेशन. क्वार्टरली फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट स्कीम, ये स्कीम एप्लीकेबल हो रही है 1 जनवरी 2021 से. सो द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन इज कि इसको हम लोग जितना हो सके सिंप्लीफाइड तरीके से समझें. इसमें ऐसा नहीं है कि भी सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही समझ पाए या चार्टर्ड अकाउंटेंट के वहां पर काम करने वाला पर्सन ही समझ पाए. इसका पर्पस ये कि एक लेमैन भी इसको समझ पाए इस तरीके से विदाउट मेंशनिंग एनी सेक्शन और रूल और सब रूल एक्सेट्रा. इस तरीके से हम लोग बात करेंगे कि कोई भी नॉर्मल पर्सन इसको समझ पाए. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव फ्रेम सर्टेन क्वेश्चंस. जो एफएक्यू तरीके के क्वेश्चन होते हैं ऐसा मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, एंड वन बाय वन वी विल वेरीफाई ईच ऑफ दोस क्वेश्चंस so that we can have more or less all the idea about the scheme. See, first question is कि भाई is it a scheme or a compulsion? See, काफी कुछ हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, काफी कुछ इसके बारे में सुना होगा, काफी मिथ्स है इसके बारे में. तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि भाई whenever I am using the term scheme, जब भी किसी चीज के बारे में मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं कि स्कीम, तो स्कीम इज ऑलवेज वॉलेंट्री कि भाई मुझे, तो स्कीम इज ऑलवेज वॉलेंट्री कि भाई मुझे ऑप्ट करनी है तो मैं ऑप्ट करूं, मुझे ऑप्ट नहीं करनी है तो मैं इसको ऑप्ट ना करूं. तो ये जो क्वार्टरली फाइलिंग मंथली पेमेंट स्कीम है, इज इट कंपलसरी फॉर मी टू ऑप्ट? तो सबसे पहली चीज ये कि ये कंपलसरी नहीं है. जिस तरीके से अभी चल रहा है रिटर्न फाइलिंग उसी तरीके से अगर मुझे कंटिन्यूएशन में रखना है तो क्या मैं रख सकता हूं? तो बिल्कुल रख सकते हैं. अभी जिस तरीके से महीने महीने में पेमेंट कर रहे हैं, महीने महीने में फाइलिंग कर रहे हैं, उस तरीके से ही अगर मुझे करना है देन देयर इज नो बार. कोई पूछेगा कि भाई ये स्कीम जो है वो बेनिफिशियल है या बेनिफिशियल नहीं है. सो एज पर माय पर्सनल ओपिनियन, जीएसटी में काफी कम चीजें बेनिफिशियल आती है, और ये जो स्कीम है एज पर माय पर्सनल ओपिनियन इट इज बेनिफिशियल इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट स्कीम. तो अभी प्रेजेंटली जिस तरीके से हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं उसके कंपैरिजन में बिल्कुल ये स्कीम बेनिफिशियल है. कैसे हम लोग समझेंगे, क्योंकि काफी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई पेमेंट तो महीने महीने में ही करना है. भी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में हम लोग इनवॉइसेस को तो महीने महीने में अपलोड कर रहे हैं. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस क्वार्टरली फाइलिंग? तो बेनिफिट क्या है समझेंगे, वन बाय वन एक एक करके समझेंगे क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है. क्वेश्चन ये है कि हु कैन ऑप्ट फॉर क्वार्टरली फाइलिंग मंथली पेमेंट, इसको कौन ऑप्ट कर सकता है? तो एक नोटिफिकेशन इन लोगों ने इश्यू किया 84/2020. इस नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि अ पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अपना प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 1920. तो 1920 के फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है. A person whose aggregate turnover during the preceding financial year does not exceed 5 crore rupees can opt for the quarterly filing monthly payment scheme. मतलब किसी का टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज्यादा है then there is no chance of opting for this particular scheme. ये उन लोगों के लिए ही है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है. दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू ऑप्ट फॉर दिस क्वार्टरली फाइलिंग मंथली पेमेंट स्कीम, इसको ऑप्ट कैसे करेंगे? तो इसको ऑप्ट करने के लिए दो तीन तरीके हैं. एक तो इन लोगों ने ऑटो माइग्रेशन रखा है. ऑटो माइग्रेशन का मतलब होता है कि आपका जो पास्ट बिहेवियर है उसके ऊपर से आपको ऑटोमेटिकली ये लोग माइग्रेट कर देंगे. आपका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से कम है
और आप क्वार्टरली फाइलिंग ऑप्ट किया हुआ है जीएसटीआर 1 के लिए आपने, तो ऑटोमेटिकली आपको क्वार्टरली फाइलिंग मंथली पेमेंट में माइग्रेट कर देगा। आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और आपने मंथली ऑप्ट किया हुआ है अभी, तो ये आपको मंथली में ही रखेगा, माइग्रेट नहीं करेगा। और अगर किसी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है पर 5 करोड़ से कम है, तो उसको ऑटोमेटिकली नई स्कीम में माइग्रेट कर देगा। अगर हमको नई स्कीम में माइग्रेट किया और वी डोंट वांट टू ऑप्ट फॉर दिस न्यू स्कीम, देन whether I am having that option to opt out of the scheme or not, तो हाँ आपके पास ये ऑप्शन भी है, आप इसको ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। सो हाउ टू ऑप्ट? अगर मैं ऑटोमेटिकली माइग्रेट हो चुका हूं, देन देयर इज नो क्वेश्चन। अगर ऑटोमेटिकली माइग्रेट नहीं हुआ हूं, तो आई एम हैविंग द ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर दिस क्वार्टरली फाइलिंग मंथली पेमेंट स्कीम फ्रॉम द पोर्टल। पोर्टल के ऊपर ये ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट रिक्वायर्ड टू बी एक्सरसाइज्ड एवरी क्वार्टर? मतलब ये जो ऑप्शन है हर एक क्वार्टर में एक्सरसाइज करना कंपलसरी है मुझे? एक क्वार्टर में मैंने ये ऑप्ट कर दिया, फिर नेक्स्ट क्वार्टर फिर से इसको ऑप्ट करना पड़ेगा? तो नहीं, जब आपने एक बार इसको ऑप्ट कर दिया, इट विल बी कंटिन्यूड टिल यू ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से बढ़ जाए। अगर 5 करोड़ रुपए से मेरा टर्नओवर बढ़ गया, तो नेक्स्ट क्वार्टर से I need to opt for the monthly filing scheme. What is the default migration method for the first quarter of 2021? अब ये डिफॉल्ट माइग्रेशन स्कीम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसी तरीके से आज की तारीख में भी जीएसटीआर 1 को क्वार्टरली या मंथली फाइल करने का आपके पास ऑप्शन है। जीएसटीआर 3B को तो आपको मंथली ही फाइल करना पड़ता है एट प्रेजेंट, पर जीएसटीआर 1 को क्वार्टरली फाइल कर सकता है। कौन कर सकता है? जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और आपने अभी क्वार्टरली जीएसटीआर 1 ऑप्ट किया है, देन यू विल बी ऑटोमेटिकली माइग्रेटेड टू दिस स्कीम। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और आपने मंथली सिलेक्ट किया है अभी, तो आप मंथली में ही रहेंगे अनलेस यू ऑप्ट दिस पर्टिकुलर स्कीम स्पेसिफिकली। और अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है, तो इस सिचुएशन में भी आप ऑटोमेटिकली इस नई स्कीम में माइग्रेट हो जाएंगे। अभी एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आई एम टेकिंग ए न्यू रजिस्ट्रेशन, कैन आई ऑप्ट फॉर क्वार्टरली फाइलिंग मंथली पेमेंट? तो जब आप नया रजिस्ट्रेशन लेते हैं, उसी टाइम पे यू कैन ऑप्ट फॉर दिस क्वार्टरली फाइलिंग। या तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेक्शन 10 में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, सेक्शन 10 कंपोजिशन ले। अगर कंपोजिशन लेवी में मैं पेमेंट कर रहा हूँ और मान लीजिए कि मैं कंपोजिशन से नॉर्मल स्कीम में आना चाहता हूँ, तो उस टाइम पे भी मेरे पास ऑप्शन होगा कि आई कैन ऑप्ट फॉर दिस क्वार्टरली फाइलिंग और मंथली पेमेंट स्कीम। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। After opting for quarterly filing monthly payment, my turnover exceeds 5 crore rupees. What needs to be done? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंने एक बार इसको ऑप्ट कर लिया, अब मेरा टर्नओवर इस साल में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, मतलब कि आई एम नॉट एलिजिबल टू कंटिन्यू इन द स्कीम। मान लीजिए कि फॉर द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर 2021 5 करोड़ से ज्यादा का मेरा टर्नओवर हो गया। तो जिस महीने में आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो गया है, उस महीने का जो क्वार्टर है, उसके नेक्स्ट क्वार्टर से यू आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर द मंथली स्कीम। मतलब अक्टूबर 2021 में अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आई कैन स्टिल कंटिन्यू फॉर फाइलिंग my returns under quarterly filing monthly payment. From January 2022 I am required to opt for the monthly filing. So this is what they are saying कि जिस क्वार्टर में आपका टर्नओवर एक्सीड कर गया 5 करोड़ से, उसके नेक्स्ट क्वार्टर से आपको मंथली फाइलिंग ऑप्ट करना है कंपल्सरीली। कभी ऐसा भी हो सकता है कि a person is having more than one GST number under the same PAN. एक पान है लेकिन अलग अलग जीएसटी नंबर है। So do I need to opt for QFMP for all the numbers or I can choose differently for different numbers? मतलब एक पान के अंदर मेरे पास 10 जीएसटी नंबर से हो सकता है ऐसा, अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया एक ही स्टेट में या तो फिर अलग अलग स्टेट में। तो
क्या करना है मुझे, वेदर आई एम रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर क्वार्टरली फाइलिंग फॉर ऑल दोज नंबर्स, और मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि भाई एक के लिए मैं मंथली फाइलिंग करूं, दूसरे के लिए मैं क्वार्टरली फाइलिंग करूं. See, they are saying that section 25 के मुताबिक if you are taking a different registration under the same PAN, you are considered as a separate person, and as you are considered as a separate person, तो इस सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन रहता है कि किसी एक नंबर के लिए मैं क्वार्टरली फाइलिंग करूं, किसी दूसरे नंबर के लिए मैं मंथली फाइलिंग करूं. सो जैसे कंपोजिशन के अंदर है इस तरीके से यहाँ पर नहीं है. कंपोजिशन में ऐसा है कि भाई एक नंबर के अंदर मुझे कंपोजिशन ऑप्ट किया तो सारे नंबर में मुझे कंपोजिशन ऑप्ट करना पड़ेगा. बट हियर दिस इज नॉट द केस. किसी एक नंबर के अंदर मैंने क्वार्टरली फाइलिंग ऑप्ट किया है तो उसका मतलब ये नहीं कि सारे नंबर में मुझे क्वार्टरली फाइलिंग ही ऑप्ट करना पड़ेगा. सो फॉर सम नंबर्स यू कैन कंटिन्यू with monthly filing, and for other numbers you can go for quarterly filing. That option is with you. ओके, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट इज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, और ये स्कीम किस तरीके से काम करेगी इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग. सी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो है वो ऑप्शन सिर्फ उनके लिए है जो क्वार्टरली फाइलिंग ऑप्ट करेंगे. जो भी मंथली फाइलिंग ऑप्ट कर रहा है उनके लिए कोई इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी नहीं है. अब ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है क्या और इसकी वजह से क्यों इतना ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को लग रहा है कि ये दिस विल नॉट बी दैट मच बेनिफिशियल. ये आपको ऐसा बोल रहा है कि आपने क्वार्टरली फाइलिंग ऑप्ट किया तो इसका मतलब है कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B ये दोनों रिटर्न आप क्वार्टरली फाइल करोगे. पर फर्स्ट मंथ एंड सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर के आपके जो भी B2B इनवॉइसेस होंगे और उसकी जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होगी दैट यू कैन फर्निश थ्रू इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी. उसको आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी से सकते हैं. मान लो कि आई एम टॉकिंग अबाउट जनवरी 2021, तो 1 फरवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 तक मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि जनवरी महीने के जितने भी B2B इनवॉइसेस है उसको मैं अपलोड करूं थ्रू इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी. भले ही मेरा जीएसटीआर 1 जो है वो मैं क्वार्टरली फाइल करूंगा, फिर भी इन इनवॉइसेस को मैं मंथली अपलोड कर सकता हूं. जनवरी महीने के कब तक कर सकता हूं? 1 फरवरी से 13 फरवरी तक. फरवरी के कब तक कर सकता हूं? 1 मार्च से 13 मार्च तक. अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि भाई अगर मुझे इनवॉइसेस को मंथली ही अपलोड करना है तो ये मंथली ये क्वार्टरली फाइलिंग स्कीम कहाँ से हुई? कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली? ये जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आपकी है ये एकदम वॉलेंट्री है. दैट मीन्स कि जो भी चीज मैंने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू अपलोड की है, जो भी मेरा आउटवर्ड सप्लाई, उसको दोबारा मुझे जीएसटीआर 1 में अपलोड करने की जरूरत नहीं है. वो ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 1 में कंसीडर हो जाएगा. सेकंड थिंग, मान लो कि मैं ऐसा चूज करता हूं कि मुझे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू कुछ अपलोड करना ही नहीं है, मुझे क्वार्टरली जीएसटीआर 1 में ही सब कुछ अपलोड करना है, देन दैट ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल विथ यू. आप कुछ भी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू अपलोड ना करो. तो फिर से क्वेश्चन आता है कि फिर इसकी जरूरत क्या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की? इसकी जरूरत ये है कि आपके काफी कस्टमर होंगे, वो ऐसे होंगे कि जो मंथली पेमेंट कर रहे हैं, मंथली फाइलिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आपको इंसिस्ट कर रहा है कि भाई मेरे जीएसटीआर 2B में आपका इनवॉइस दिखना चाहिए इसी महीने में. तो इवन इफ आई एम फाइलिंग द रिटर्न क्वार्टरली, उस पर स्पेसिफिक कस्टमर के लिए, उस स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं कि भाई जनवरी महीने का उसका जो इनवॉइस है उसको 1 फरवरी से लेके 13 फरवरी के बीच में इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू अपलोड कर दूं. अब मैंने अपलोड कर दिया तो उसके जीएसटीआर 2B में दिखेगा और ही कैन टेक द क्रेडिट ऑफ दैट पर्टिकुलर इनवॉइस. तो ये सिर्फ हमारी फैसिलिटी के लिए है कि भाई अगर मुझे जल्दी क्रेडिट पास ऑन करनी है अपने किसी कस्टमर को, देन दैट कैन बी डन. अच्छा, ऐसा हो सकता है कि भाई जनवरी महीने के मेरे 50 इनवॉइसेस हैं, 50 इनवॉइसेस में मैंने 10 इनवॉइसेस इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू अपलोड की और 40 को नहीं किया. ऐसा बिल्कुल हो सकता है. इस तरीके से भी कर सकते हो कि 10 इनवॉइसेस को अपलोड किया, जिनको जल्दी थी मेरे इनवॉइसेस की उनके लिए मैंने आईएफएफ से अपलोड कर दिया, उनके वहां पर क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो गई. जिनको जल्दी नहीं है वो 40 इनवॉइस में क्वार्टरली फाइल करूंगा थ्रू जीएसटीआर 1. सो दैट ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल.
आप बोल सकते हो कि कौन इन सारी झंझटों में पड़े, सारी की सारी चीज में जीएसटीआर 1 से क्वार्टरली दिखाऊंगा, मुझे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में कुछ भी नहीं दिखाना है। सो दैट आल्सो कैन बी डन, दिस इज फॉर अवर फैसिलिटी। ये कोई नुकसान करने के लिए इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी नहीं है। दूसरी चीज, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आपकी जो भी है वो पर मंथ 50 लाख रुपए तक की सप्लाई तक ही काम करेगी। मतलब कि B2B सप्लाई मेरा मान लीजिए कि 60 लाख रुपीस का है जनवरी महीने का, तो 60 लाख रुपए के पूरे इनवॉइसेस में अपलोड नहीं कर सकता इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू, सिर्फ 50 लाख के ही कर सकता हूँ, बाकी के 10 लाख जीएसटीआर 1 के थ्रू में अपलोड करूंगा। सो वंस यू अपलोडेड समथिंग थ्रू इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, इसको जीएसटीआर 1 में दोबारा अपलोड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। आप ऑप्ट कर सकते हैं कि सारा का सारा मैं जीएसटीआर 1 के थ्रू करूं। इसका एक ही पर्पस है कि भाई आपका जो कस्टमर है उसके वहां पर क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो जाए। तो जब आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू इनवॉइस अपलोड करेंगे, देन द क्रेडिट विल बी रिफ्लेक्टेड इन हिज जीएसटीआर 2B। दिस इज द पर्पस ऑफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। हाँ, अब ये क्वेश्चन है कि इज इट कंपलसरी टू अपलोड इनवॉइसेस थ्रू इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड मंथ। दो चीजें समझनी पड़ेगी अपने को यहाँ पर। ये जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है ये वॉलेंट्री है, ये कंपलसरी नहीं है, नंबर 1। दूसरा, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आपको मिलेगी सिर्फ फर्स्ट और सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर। मतलब मैं जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की बात अगर कर रहा हूं तो जनवरी और फरवरी महीने के ही इनवॉइस में इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू अपलोड करूंगा। मार्च के जो इनवॉइसेस है जीएसटीआर 1 से ही जाएंगे। या तो मैं जनवरी महीने की इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी से अपलोड करूं या फिर जीएसटीआर 1 से भी कर सकता हूं। That means it is not compulsory for me to use this invoice furnishing facility. ये फैसिलिटी है और फैसिलिटी कभी भी कंपलसरी नहीं होती। तो वी अंडरस्टैंड द वर्ड लाइक दिस, फैसिलिटी कंपलसरी नहीं हो सकती, स्कीम कंपलसरी नहीं हो सकती। दिस इज व्हाट द पर्पस इज। दूसरा क्वेश्चन है, डू आई नीड टू अगेन शो इनवॉइसेस अपलोडेड थ्रू इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इन जीएसटीआर 1। एक बार इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी से आपने इनवॉइस को अपलोड कर दिया, इसको हम लोग अपलोड बोलने की बजाय फर्निश बोलेंगे, फर्निश कर दिया, तो जीएसटीआर 1 में इसको दोबारा अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये डबल एक्सरसाइज नहीं होगी, सिर्फ सिंगल एक्सरसाइज होगी। तो काफी लोगों का क्वेश्चन था कि क्वार्टरली फाइलिंग है फिर भी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में तो महीने महीने में अपलोड करना है अपने को, तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ये सिर्फ फायदे के लिए है। आपको अगर ये ऑप्ट नहीं करना इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू फर्निश करना, देन द ऑप्शन इज विथ यू, आप सबको जीएसटीआर 1 के थ्रू भी फर्निश कर सकते हैं। इफ आई ऑप्ट फॉर क्वार्टरली फाइलिंग मंथली पेमेंट, हाउ आई नीड टू पे टैक्स एवरी मंथ? ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट आई हैव डन, मैंने क्वार्टरली फाइलिंग तो ऑप्ट कर लिया, लेकिन पेमेंट तो मंथली करना है। PM06 चलन से मुझे पेमेंट करना है। अब बात आती है कि भाई पेमेंट में मंथली किस बेस पे करूंगा, क्योंकि फाइलिंग तो मुझे क्वार्टरली करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है पेमेंट करने के लिए। नंबर 1, फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड कंप्यूटेशन मेथड आपको ऐसा बोल रही है कि भाई पिछले टैक्स पीरियड में, पिछले क्वार्टर में मान लीजिए आपने जितना भी पेमेंट किया है उसका 35% आपको फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ ऑफ दिस क्वार्टर में आपको पेमेंट करना है। आसान शब्दों में अगर इसको समझे तो मान लीजिए कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का आपका जीएसटी का कैश लेजर के थ्रू पेमेंट 100 रुपए का था, तो अप्रैल 2021 में आपको 35 रुपीज, मतलब 100 रुपीज का 35% रुपीज पे करना है। फिर मई महीने में आपको 100 का दोबारा 35%, मतलब 35 रुपीज आपको पे करना है। और मार्च में, और उसके बाद में जून महीने में आप क्या करोगे, अप्रैल में जून सेकंड क्वार्टर में यू विल फाइंड आउट द एक्चुअल फिगर्स कि मेरा इतना सेल्स हुआ, इसके ऊपर इतना जीएसटी मैंने कलेक्ट किया है, इतने की क्रेडिट मेरे जीएसटीआर 2B में दिख रही है, उसको मैं डिडक्ट करूंगा, तो नेट अमाउंट इतनी मुझे पे करनी है। इसमें से 35 का जो एस्टिमेटेड फिगर थी मैंने ऑलरेडी पे कर दी है, तो बैलेंसिंग फिगर नाउ आई एम रिक्वायर्ड टू पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये ऑटो कैलकुलेटेड पेमेंट आएगा, मतलब कि आपके पोर्टल के ऊपर आपको ऑटो कैलकुलेटेड फिगर दिखेगी कि आपको इस महीने में इतना पेमेंट करना है। दैट विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर कैश लेजर पेमेंट इन द पास्ट पीरियड और द इमीडिएटली पास्ट पीरियड। उसके बेस पे ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करके देगा।
मान लीजिए कि मुझे इस तरीके से फिक्स्ड मेथड में नहीं जाना है, तो दूसरी मेथड मेरे पास है सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड में आप क्या करोगे, हर महीने में कितना सेल्स हुआ, कितनी मेरी जीएसटी या 2B में उसकी क्रेडिट दिख रही है, उसको डिडक्ट करो और हर महीने में अपने एस्टिमेट के मुताबिक आप उसका पेमेंट करो। सो every month when you are making the payment at that particular time you are having an option कि भाई मैं फिक्स मेथड में जाऊं, मतलब कि पिछला जो क्वार्टर है मेरा या पिछला टैक्स पीरियड है उसमें मैंने कैश लेजर के थ्रू जितना पेमेंट किया उसका 35% पहले 2 महीने में मैं पे कर दूं और फाइनल लायबिलिटी कैलकुलेट करके मैं क्वार्टरली फाइलिंग करूं, या तो फिर हर महीने में मैं सेल्फ असेसमेंट करूं कि मुझे कितना पेमेंट करना है। सो अगेन दिस टू मेथड्स आर आल्सो ऑप्शनल, आपको जो भी मेथड ठीक लगे इसमें that particular method you can apply. अब जब ये दो मेथड की बात की हम लोगों ने, तो क्वेश्चन आता है कि हाउ इंटरेस्ट एंड लेट फीस शैल बी लेविड इफ आई ऑप्ट फॉर QFMP। मतलब कि पेमेंट तो मैं जो कर रहा हूँ वो पेमेंट तो एस्टिमेट के बेस पे है, एस्टिमेट के बेस पे इसका मतलब ये हुआ कि पिछले क्वार्टर में मैंने जो पेमेंट किया था उसका 35% इस हिसाब से मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, तो एक चीज समझिए, अगर आप फिक्स मेथड में हैं और पिछले क्वार्टर में आपने कैश के थ्रू 100 रुपए का पेमेंट किया है और इस क्वार्टर में पहले 2 महीने में 35 का पेमेंट आपने कर दिया और बाद में पता चला कि पेमेंट तो यार ज्यादा करना था, तो इस सिचुएशन में अगर आपने 35% पेमेंट कर दिया है तो एडिशनल अमाउंट के ऊपर कोई अलग से इंटरेस्ट लगने वाला नहीं है। मतलब अगर मैं एक्चुअल कैलकुलेशन करूं तो मुझे 40 रुपीज पेमेंट करना था, लेकिन मैंने 35% के हिसाब से 35 का पेमेंट किया है, तो एडिशनल 5 रुपए के ऊपर मुझे अलग से इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। बट इफ आई हैव गॉन फॉर सेल्फ असेसमेंट, तो इस सिचुएशन में सेक्शन 50 जो आपको बोल रहा है कि भाई जिस तारीख को आपको पेमेंट करना था उसकी जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट कौन सी, यहाँ पर हर महीने की एंड के बाद क्या महीना जो है उसकी 25 तारीख से पहले आपको पेमेंट करना है। तो 25 तारीख तक मुझे पेमेंट करना था, उसमें जितना भी शॉर्टफॉल है तो ड्यू डेट से लेके जब तक मैं पेमेंट कर रहा हूं तब तक की अमाउंट के ऊपर आई एम रिक्वायर्ड टू पे द इंटरेस्ट इफ आई एम गोइंग फॉर सेल्फ असेसमेंट मेथड एंड नॉट ऑन द फिक्स्ड पेमेंट मेथड। लेट फीस कैसे चार्ज होगी, तो लेट फीस अभी जिस तरीके से चार्ज होती है उसी तरीके से होगी। 3B का जो आपका फाइलिंग का पीरियड है, 3B कैसे फाइल करना है मुझे, कुछ स्टेट में अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है तो 22nd ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, और किसी स्टेट के लिए 24 है, या तो मतलब 22 तारीख या तो फिर 24 तारीख। इससे जितना भी आपका लेट फाइलिंग होता है उस हिसाब से सेक्शन 47 में जो लेट फीस का प्रोविजन है उस हिसाब से आपको लेट फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ दिस होल स्कीम विल वर्क। एक इन लोगों ने सर्कुलर दिया है 143 नंबर का, उसके कुछ एग्जांपल्स है दैट वी नीड टू वेरीफाई। इसको एक बार देख ले तो काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। पेमेंट के बारे में फिक्स सम मेथड में इफ यू कैन वेरीफाई कि in case last return filed was quarterly basis for quarter ending on March 2021, तो CGST, SGST, IGST और सेस का 100, 500 और 50 रुपीज का मैंने पेमेंट किया है, तो अप्रैल मई में मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा, इस 100 का 35%, 100 SGST का 35%, IGST 500 का 35%, इस हिसाब से ये 35% है, ये 35% है, this is 35% and this is also 35%. This is how I am required to make payment for this April and May 2021. मान लो कि लास्ट मेरा जो रिटर्न था मार्च महीने का वो मंथली था, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, मंथली के अंदर आपके पास 35% वाला ऑप्शन नहीं है, जितना पेमेंट आपने किया था लास्ट मंथ में उतना ही पेमेंट आपको यहाँ पर कर देना है। बिफोर ऑप्टिंग फॉर दिस स्कीम यू वर फाइलिंग मंथली रिटर्न, तो लास्ट महीने में आपका जितना भी पेमेंट था दैट मच अमाउंट यू आर रिक्वायर्ड टू पे। दिस इज हाउ दिस फिक्स्ड सम मेथड विल वर्क। अब ये सेल्फ असेसमेंट मेथड की बात करते हैं। इसमें इंटरेस्ट किस तरीके से लगेगा, इलस्ट्रेशन 1 यहाँ पर दिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक रजिस्टर्ड पर्सन है हु हैज ऑप्टेड फॉर द स्कीम हैड पेड total sum of amount of how much 100 rupees in cash as tax liability in the previous quarter of October to December। मतलब अक्टूबर टू दिसंबर का उसका कितना पेमेंट था, 100 रुपए का। अब इसने कौन सी मेथड सिलेक्ट की है यहाँ पर,
फिक्स सम मेथड। तो कितना पेमेंट करेगा 25 फरवरी और 25 मार्च को 35 रुपीज इस तरीके से डिस्चार्ज करेगा। अब क्या हो रहा है, मान लीजिए कि बाद में कैलकुलेशन किया तब पता चला कि ये जनवरी में 40 भरना चाहिए था, फरवरी में 42 भरना चाहिए था। दैट मीन्स मैंने कम कितना पेमेंट किया, 5 रुपीज और 7 रुपीज आई हैव पेड लेस। इन दिस सिचुएशन एज आई हैव पेड दिस 35% बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स, ये हमको क्या बोल रहे हैं कि वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट would be payable on the lesser amount of tax of rupees 5 and 7 respectively. सेकेंड इलुस्ट्रेशन लेते हैं। यहाँ पर ये क्या कर रहा है पर्सन, 35 रुपीज ईच उसने 25 फरवरी और 25 मार्च को भर दिया, जनवरी फरवरी का। उसके बाद में पता चला कि नेट लायबिलिटी इसकी कितनी आ रही है, 125, पर रिटर्न इसने लेट फाइल किया 30 अप्रैल। रिटर्न कब फाइल करना था, 22 को। जीएसटीआर 3B कब फाइल करना था, 22 ऑफ अप्रैल को। इन दिस सिचुएशन इंटरेस्ट और आपका जो लेट फीस है वो कितने ऊपर अमाउंट के ऊपर लगने वाला है, 55 रुपीज। मतलब 125 का आपका टोटल लायबिलिटी माइनस वॉट एवर प्रोविजनली आई हैव पेड इन द मंथ ऑफ दिस जनवरी एंड फरवरी। सो दिस इज हाउ दिस विल वर्क। ये बेनिफिशियल इसलिए है कि 35% मैंने पे कर दिया, बाद में मेरी लायबिलिटी ज्यादा आई तो भी इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। So this example was So very thank you important. everyone for watching the video. I hope the procedure was useful. And if you have any question on the topic or any other topic of GST, please comment the question in the comment section of this YouTube video. Thank you very much.